हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डीके सर, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं टेंस की अगली कड़ी में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस लेकर के आया हूं, क्योंकि इसका जो पहला भाग था फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वो आप लोगों के जो है यूट्यूब चैनल यानी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है और आप लोग उसको संभवतः देख चुके होंगे। और आज उसकी टेंस के पढ़ाने के अगली कड़ी में मैं उसके दूसरे भाग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर के आया हूं। अब आप इसके बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आप लोग की छोटी छोटी दिक्कतें हैं टेंस से संबंधित, उनको मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूं, और जहां आप कंफ्यूज होते हैं उनको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं कि आप लोगों का ट्रांसलेशन कभी गलत ना हो। तो इस मेथड से आप लोगों को संभवतः कोई परेशानी नहीं होगी ट्रांसलेशन बनाने में। आपकी छोटे से कंफ्यूजन को मैं दूर कर सकता हूं वीडियो के माध्यम से। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि फिर भी आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको दिक्कत हो रही है, तो मैं उसको भी समझाने का प्रयास करूंगा। मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि आप सारे कंफ्यूजन दूर किए जाएंगे। बस आपको केवल एक काम करना है कि सारे के सारे वीडियोस पूरी तरह से देखना है, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो समझ में बहुत बेहतर नहीं आएगा। इसलिए पूरा वीडियो देखेंगे तो ये श्योर है कि आप कहीं कोई दिक्कत में नहीं रहेंगे, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। चलते फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। सबसे पहले मैं टेंस पढ़ाने से पहले आपको पहचान बताता हूं, ताकि जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक आप अनुवाद कर नहीं सकते, ट्रांसलेशन कर नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले पहचान लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अर्थ क्या होता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी भविष्य काल में कार्य कॉन्टिन्यूअस जारी हो। इसके नाम से आपको पता चल जा रहा है कि कौन सा टेंस, इसका पहचान क्या है, इसका काम क्या। फ्यूचर मींस भविष्य, कॉन्टिन्यूअस मतलब जारी, और टेंस मतलब काल, यानी भविष्य काल में कार्य जारी हो अर्थात अपूर्ण हो, पूरा ना हो, काम चल रहा हो, तो समझिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसका एक पहचान आप ऐसे भी जान सकते हैं कि जब हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आए तो वह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इससे भी आप पहचान सकते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो पुराने जो फ्यूचर इंडेफिनिट के थे, यानी फ्यूचर टेंस में सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब एक नहीं होंगे, विल और शैल, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, या फ्यूचर परफेक्ट जो आने वाला है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। सारे के सारे जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो विल और शैल होंगे, बस उसमें अतिरिक्त क्रियाएं जुड़ सकती है। तो आपके हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल और शैल ही है, सहायक क्रिया, और इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ब आ जाता है बी, अतिरिक्त क्रिया भी आता है, इसमें बी आता है, और बी के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी फॉर्म भी जोड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो तब तक के लिए इसका निष्कर्ष ले लीजिए, फिर हम आपको बात बताते हैं। चलिए अब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन देखते हैं कैसे बनाया जाता है। ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी जब टेंस का ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उसमें आप अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम टेंस कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जो कि मैंने आपको परिभाषा बता दिया था कि जब मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आज शब्द आ जाए तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और ऐसा नहीं समझ सकते तो इतना जानो कि अगर भविष्य काल में फ्यूचर टेंस में कार्य का जारी होना बता रहा है तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होने वाला है, यानी होगा। जैसे आपका एक वाक्य है, वह कहानियां सुना रही होगी, तो मुख्य क्रिया के अंत में रही होगी, कार्य जारी है, कहानियां सुनाने का कार्य जारी है, कहां? भविष्य काल में, आने वाले टाइम में वह कहानियां सुना रही होगी, आने वाले टाइम में कार्य क्या है? जारी होना बताया जा रहा है, इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस भी कैसे जानेंगे? क्योंकि इस बात को मान लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है ना, पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, वह कहानियां सुना रही होगी। अब मुख्य क्रिया के अंत में रही है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसके लिए फार्मूला आपका लगेगा यहाँ, ये देख लीजिए, यानी इस फार्मूले से हम बना सकते हैं। तो देखते हैं कैसे बनता है। फार्मूला लगाते हैं सब्जेक्ट, कहानी कौन सुना रही होगी? वह स्त्रीलिंग है, इसके लिए फार्मूला लगेगा सब्जेक्ट पहले, वह की अंग्रेजी शी,
सी के बाद विल और शैल, हमने आपको ऑलरेडी विल शैल लगाने का बताया कि आईडी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग है, आईडी नहीं है, इट मींस विल का प्रयोग होगा। सी के साथ जस्ट आप क्या लगाएंगे, विल। विल के बाद आपका आया है क्या, ये देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, विल लिखा प्लस अतिरिक्त क्रिया आपका है बी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म काम क्या, सुनाना, सुनाना के लिए टेल, टेल में हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, टेलिंग प्लस ऑब्जेक्ट क्या सुना रही है, द स्टोरीज, आपका वाक्य बन गया। यही आपको नेगेटिव बनाना है कि आप कहानियां नहीं सुना रही होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑलरेडी बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, नेवर लगा दीजिए, यानी ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, इन्हीं के बाद नहीं है तो नॉट, और अगर कभी नहीं है तो नेवर लगा देंगे इन्हीं के बाद। तो आप यहाँ सब्जेक्ट के बाद साइकिल विल और विल के बाद आप क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं, सी विल नॉट बी टेलिंग द स्टोरीज, आपका वाक्य तैयार। चलते हैं इंट्रोगेटिव या सार्वनामिक बोला, क्योंकि इसका उत्तर हम हाँ में दे सकते हैं। जैसे क्या हम पतंग उड़ा रहे होंगे, उड़ा रहे होंगे, हाँ, नहीं उड़ा रहे होंगे, ना, उड़ा रहे होंगे, यस, नहीं उड़ा रहे होंगे, नो, तो उसका उत्तर हाँ में दे सकते हैं। इसका लगेगा यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहां मैंने इंट्रोगेटिव को फॉर्म में जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आईएनटी मतलब इंट्रोगेटिव, एसईएनटी सेंटेंस। मतलब आप इसको मत समझिएगा कि हम आपको अंट संट पढ़ा रहे हैं, यस आर नो टाइप आईएनटी एंड एसईएनटी सेंट अंट संट मतलब बेकार की चीजें, क्योंकि मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्यों उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आईएनटी मतलब इंट्रोगेटिव, एसईएनटी मतलब सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप अंट संट मत पढ़िएगा, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़िएगा। अब यस आर नो टाइप वाला विल और शैल पहले होगा, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट क्या है, हम के अंग्रेजी वी, और वी के साथ क्या लगेगा, विल और शैल, क्या वी के साथ शैल, तो पहले क्या लिखेंगे हम, यहाँ सबसे पहले आपको लिखाया जाएगा शैल। उसके बाद क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है, बी, बी के बाद फिर बी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, उड़ाना, उड़ाना की अंग्रेजी फ्लाई, और फ्लाई में आईएनजी, फ्लाई। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, क्या उड़ा रहे हैं, पतंग, पतंग की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, शैल बी फ्लाइंग द काइट। आपका वाक्य तैयार है, शैल बी फ्लाइंग द काइट बन गया। यही वाक्य आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाए कि क्या हम पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे, मान लीजिए, तो आप क्या करोगे, यहां हमने कहा था जब इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट ढूंढिए वी, और वी के बाद हम यहाँ पर नॉट लगा सकते हैं, तो हो गया शैल बी नॉट बी फ्लाइंग द काइट। चलिए चलते दूसरे वाक्य की तरफ। चपरासी क्यों घंटी बजा रहा होगा, मुख्य क्रिया के लिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, और क्यों आगे इसका मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन इसका उत्तर हाँ में नहीं दे सकते। क्यों बजा रहा है, कारण बताना पड़ेगा, इसलिए आप क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करना है, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रारंभ में ही प्रश्नवाचक वाक्य को हम पहले लिखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों, और क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई। व्हाई के तुरंत बाद विल और शैल, विल और शैल सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट चपरासी, चपरासी थर्ड पर्सन है, इसलिए क्या लगेगा, विल लगेगा, क्योंकि शैल आई और पी के साथ। फिर अतिरिक्त क्रिया, सॉरी अतिरिक्त क्रिया नहीं होगा, देखिए WH आपका व्हाई हो गया, फिर विल और शैल, इसका मतलब तुरंत सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, द प्योर चपरासी। उसके बाद अतिरिक्त क्रिया आपका क्या होगा, बी। उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होने वाला है, देख लीजिए, बजाना, और बजाना की अंग्रेजी क्या होता है, रिंग, रिंग में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, रिंगिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बजा रहा होगा, घंटी, तो आप घंटी की अंग्रेजी लिख सकते हो द साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फिर आपका चौथा वाक्य है, तुम किसे पीट रहे होगे, किसे, ऐसा इसका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में देख लेते। मान लीजिए वजह चपरासी क्यों नहीं घंटी बजा रहा होगा, तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट द प्यून, प्यून के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव भी हो गया। चलते, तुम किसे पीट रहे होंगे, फिर क्वेश्चन बीच में है, किसे पीट रहे होंगे, आपको नाम बताना पड़ेगा, ऐसे में उत्तर नहीं दे सकते हैं, इसलिए फार्मूला यही लगेगा, WH टाइप। फिर किसे की अंग्रेजी आपको लिखनी होगी, किसे की अंग्रेजी होम, होम के जस्ट बाद विल और शैल करता है, यू के साथ, यू के साथ विल का प्रयोग होगा, विल, सब्जेक्ट क्या है, यू, आप यू लिखेंगे, यानी तुम,
कौन बिल्डर होगे? तुम सब्जेक्ट होगे आपका। होम विल यू, उसके बाद है अन्य क्रिया यानी अतिरिक्त क्रिया बी लिखेंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पीटना, पीटना की अंग्रेजी बीट, और बीट में हम क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, बीटिंग। अब किसको? ऑब्जेक्ट ही नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट की खोज कर रहा है ना, तो नहीं है तो मत लिखिए। उसके जस्ट बाद आप साइन अप इंट्रोडक्शन लगा लीजिए, आपका वाक्य भी बनकर तैयार है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअसनेस भी आपका खत्म हुआ। अगर मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और सारे के सारे कंफ्यूजन मैंने दूर करने का प्रयास किया आप लोगों का। और यदि फिर भी आपको कहीं परेशानी हो रही है, कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, तो जस्ट कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिएगा। मैं उस छोटी सी छोटी बिंदु पर भी वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को पूरी तरह से सेटिस्फाई करूंगा। बस आप लोगों से एक निवेदन है कि मेरे वीडियोस को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल ज्ञान बाय डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरा यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसको पढ़ें और तैयारी अच्छे से करें। सारे अपने कंफ्यूजन ग्रामर से संबंधित, लिटरेचर से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं आप उसको दूर करें। तब तक के लिए अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टाटा, बाय बाय।